याद रखें। अरे रिकॉर्ड तो करेगा ही। देखिए अब आ जाइए आर्टिकल आज पढ़ना है रिपोर्ट, ठीक है। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, CRR और क्या पढ़े थे SLR, और इसका क्या हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा था, जैसे एक बार कर लेते हैं। 100 रुपया क्या हुआ बैंक में जमा हुआ, तो बैंक इस पर कितना परसेंटेज इंटरेस्ट दे रहा था, 5%। अब बैंक में 5% इंटरेस्ट दे रहा है, इसका मतलब कि बैंक को कितना कमाना है, 105 रुपया तो कमाना ही कमाना है इससे। तो बैंक कमाएगा कैसे, किसी को क्या करके लोन दे करके, और वो दे दिया 6% पे कर्ज दे दिया, तो 5% इधर चुकता कर देगा और 1% में क्या कर लेगा अपना मुनाफा या फिर जो खर्चा उसमें मैनेज कर। लेकिन तब तक क्या बोल दिया RBI कि आपको क्या रखना है, CRR रखना है। अब मान लीजिए कि बैंक के पास क्या हुआ, 100 रुपया जमा हुआ, और CRR का पता है कितना परसेंट है, 15%। जो स्क्रीन शॉट देना 3 से ज़्यादा होगा, रेशियो रेट्स में जाओ, रेशियो रेट्स में 4 एग्जैक्ट 4 तो मान लीजिए CRR कितना रखना पड़ा इसको, 4%। तो 100 रुपया का 4 रुपया इसको क्या रखना है, अपने पास RBI के पास रख देना है। इसके पास बिजनेस करने के लिए कितना पैसा बचा है, 96 रुपया। अब 96 रुपया को इसको इस तरीके से देना है कर्ज कि 5% तो निकलना ही चाहिए, क्योंकि इसको देना है, और 1% और चाहिए। तो हम एक कैलकुलेशन किए, मान लीजिए इसको अगर 8% पे दे दे तो इसका काम निकल जाएगा। लेकिन मुश्किल तब होगा जब हमें मॉनेटरी पॉलिसी को और हमने हार्ड कर दिया। मतलब क्या किया, CRR के रेट को बढ़ा दिया। अब इसको 4 से हमने 8 कर दिया, कितना परसेंट कर दिया, 8%। तो बैंक के पास बिजनेस करने के लिए कितना पैसा बचा, 92। अब रेट कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं? सर एक नहीं समझे, मान के चलिए वो जो आप 5% और 6% जो बोले, जैसे RBI देती है 5% पर, तो कमर्शियल बैंक उसको 6% पर देती है लोन। तो ये जो बोले हैं CRR में 4% की हिस्सेदारी है या इंटरेस्ट है, उतना रखना होता है RBI के पास। बैंक CRR को हमने लिखवाया है, हमने क्या लिखवाया है, अपना पास जो है RBI के पास नगद रखेगा ले जाके जो जमा होगा, समझ गए। अब RBI क्या है, रेगुलेटर है बैंक का। रेगुलेटर का मतलब क्या है, जैसे कि एक टीम में उसका कप्तान क्या होता है, रेगुलेटर होता है। टीम व्यवस्थित रूप से काम कर सके वो कप्तान की जिम्मेदारी होती है, तो वही काम RBI करता है। और कैसे करता है, इन सब रेट के माध्यम से करता है। अब ये इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर रेट कम है तो बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो गया ना, तो सप्लाई बढ़ गया तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। तो डिमांड कम होगा तो इंटरेस्ट रेट भी क्या रहेगा, कम ही रहेगा। मान लीजिए जैसे कि कोई सूद देने वाला, सूद जो गाँव में नहीं होते सूद को, आप उसके पास 1 करोड़ रुपया आ गया, क्या करेगा वो, और कोई लेने वाला ना हो, दे देगा, कुछ भी मिले इसका। लेकिन उसके पास मान लीजिए कि 1 लाख रुपया ही हो और लेने वाले बहुत, तो रेट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। अब इसके पास वही कंडीशन है कि 96 जब हुआ है तो इसके पास पैसा क्या है, पेंशन फर्स्ट में ज़्यादा है तो कम रेट में दे देगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, इसके पास पैसा कम है तो रेट क्या हो जाएगा। अब ये पैसा कम क्यों हुआ है, क्योंकि हमने क्या कर दिया CRR को,
अब बताइए SLR का क्या परसेंटेज है? 18%। अब देखिए और थोड़ा सा बैंक पे पकड़ मजबूत है। कैसे? 4% तो उसको रखना है और 18% और जोड़ दीजिए इसको। कितना परसेंट हो गया? अब बैंक के पास कितना पैसा बच रहा है? फिर भी अब इसको कांस्टेंट ही मान लेते हैं। फाइनली क्या करना है? देखना है कि रेट बढ़ेगा ही। अब देखिए मान लीजिए इसको क्या कर दिया, बढ़ा लिए 22% से कितना कर दिए? 44%। बैंक पे पकड़ बढ़ रहा है। बैंक के पास जब 98 रुपया था 8% पे काम चल रहा था, लेकिन जब बैंक के पास 78 रुपया हुआ तब कितना परसेंट बैंक लेगा? हो सकता है कि 8 का 18 कर दे, क्योंकि पैसा क्या होगा उसके पास कम हो गया है। अब क्या होता है कि जब इसके रेट को और बढ़ा दिया जाता है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को क्या कर दिया गया और हार्ड कर दिया गया, तो कितने पे पहुंच गया? दोगुना कर दिया हमने, 44% हो गया वाला 44। अब ये कितना हो जाएगा? समझ में आया? अब कर्ज क्या हो रहा है? महंगा हो रहा है। तो कर्ज जब महंगा होगा तो हमने कुछ बताया था आप लोगों को, फिक्स रेट और क्या बताइए? फिक्स रेट में क्या होता है, फ्लोटिंग रेट में क्या होता है? फिक्स रेट में का स्थायी रहता है, फ्लोटिंग में ऊपर नीचे होते रहता है। ऊपर नीचे होगा तो जो कर्ज महंगा होगा लोग क्या करेंगे? कर्ज चुकाएंगे, और जब कर्ज चुकाएंगे तो यही पड़े थे ना हम लोग, 10 आम 1 आम। मार्केट में कहीं से पैसा, मार्केट वैल्यू आम कितने हैं? 1 आम की कीमत, महंगाई बढ़ गई। अब जब फ्लोटिंग रेट पे कर्ज महंगा हो रहा है तो यहीं से तो पैसा निकल कर RBI के पास जाएगा, मार्केट से ही तो पैसा जाएगा। अब मान लीजिए 50 रुपये मार्केट से निकल कर कहाँ चला गया? RBI के पास चला गया। अब कितना का मार्केट हो गया? आम का रेट कितना हो गया? महंगाई कम हो रही है, इससे पॉलिसी रेट को हाई कर। अब आ जाते हैं हम लोग रेपो रेट पर। अब एक सवाल आप हमको बताइए कि जब इतना महंगा कर्ज कर दिया गया तो बैंक तो डूब जाएंगे, कोई कर्ज ही नहीं लेगा तो बैंक क्या हो जाएंगे? और बैंक ऐसा क्यों कर लेते? तो बैंक छोड़कर भाग न जाए ऐसे, आखिर इन पैसे का क्या होगा? दिवालिया हो जाएगा। इसके लिए 2 मैकेनिज्म बनाए गए, एक है रेपो रेट और दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। अब इसको समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझना है। जैसे बैंक को कभी कभी जरूरत पड़ जाती है पैसे की, मान लीजिए उसका जितना जमा यहाँ से हुआ उससे काम उसका नहीं चलता, तो क्या करते हैं कि RBI से उधार लेते हैं। RBI से क्या लेते हैं? उधार लेते हैं। और जिस रेट को उधार लेती है उस रेट को क्या बोला जाता है? रेपो रेट। मतलब RBI gives to बैंक जिस पे रेपो रेट। समझ आ गया? फिर बैंक रेट किसे बोलते हैं? आएगा, सब आएगा। उसे लिखवाए है ना लिखवाया ना मैंने कि 8 रेट के बारे में पढ़ना है। अब बैंक रेट किस नंबर पे देख लीजिए? वो एक को रेट छूटेगा नहीं। पहले ये समझ लेना कि RBI जब बैंक को कर्ज देगा तो किस रेट पे देगा? रेपो रेट पे। बताओ कितना परसेंट देगा? 4%। और इससे कभी भी रिवर्स रेपो रेट ज्यादा नहीं हो सकता। अभी देखिए 5 पॉइंट का कम होगा, 3.35 है। हाँ, रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट कभी ज्यादा नहीं हो सकता। अब ट्रिपल आर को समझते हैं। अब बैंक के पास पूंजी है और कोई उसका कर्ज नहीं ले रहा है, अब उसका पैसा कौन ले लेता है? RBI। और जिस रेट पर RBI लेता है उसको क्या बोला जाता है?
रिवर्स है। आप समझ में आया कि जो बैंक के पास सरप्लस पैसा हो जाता है तो उसको कौन रखता है? आरबीआई क्या करता है, अपने पास उसको ले लेता है और जो रेट होगा उस रेट से उनको क्या दे देता है, इंटरेस्ट दे देता है। जैसे अभी कितना है 3.35%। लेकिन फिर भी तो सर इसमें बैंक को लॉस है ना, उतना लॉस नहीं है ना, उतना लॉस नहीं है। 65% लॉस हो रहा है सर इसमें लगभग 65% हो रहा है। एक और ऑप्शन होता है इनके पास, जैसे शेयर मार्केट में चले जाते हैं ये लोग, और ऑप्शन होता है। लेकिन लेकिन शेयर मार्केट और ना चले, लोन भी कोई ना ले, केवल हमको रिवर्स रेपो रेट पर हमको डिपेंड रहना है, उस कंडीशन में तो फिर कमर्शियल बैंक को घाटा लग जाता है। मान लीजिए कि आप 365 दिन में 300 दिन कमाए हैं और 65 दिन थोड़ा नुकसान हो गया, क्या दिक्कत है? ओवरऑल देखा जाता है कि बैंकिंग सिस्टम चलता है और बैंक किससे जुड़ा? यहाँ पे मेरा जो बैंक जो जरूरत होगी तब तो आरबीआई से लेगा तो उसको 4% का दर देना होगा। हाँ। आज के पास में सरप्लस है तो लेने की चांस है वो हाँ, देना। सरप्लस रहेगा तो रिवर्स रेट जहाँ का पैसा रहेगा। बताया आपने उसको के पास पैसा है तो 2% में देगी 5% डिमांड होता है। जैसे कि जब लिया है तब तो 4% उसको देना पड़ेगा, लेकिन जब एक्स्ट्रा है तो 3.5% पे दे देगा। और ये तो देखिए ना, जो बैंक अगर मान लीजिए कि जो 5% बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन इस 5% में जोखिम भी तो रहता है, पैसा लौटा है न लौटा है, लेकिन आरबीआई तो श्योर है ना। आप किसको पैसा देते हैं? एक दोस्त होता है ना कि जो खा लिया लेकिन देने वाला फिर, और एक होता है कि कम ही इंटरेस्ट देगा लेकिन आप, तो ये सब विपरीत परिस्थितियों में काम आता है और नॉर्मली काम नहीं आता। ठीक है, तो ये समझ में आ गया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये भी क्या होता है क्रेडिट का, प्रदीप आप बताइए क्रेडिट का इसका कैसा रिलेशन होगा? क्रेडिट और रेपो रेट में कैसा रिलेशन होगा? दोनों में रिलेशन जो है सोच कर बताइए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसा रिलेशन? सीधा रिलेशन, उल्टा रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं बनेगा इनमें से सभी। अब सिंपल समझो, देखिए रेपो रेट बढ़ा दिए 4% है, 4 से 14% कर दिए, बैंक जाएगा पैसा मांगने आरबीआई के पास? नहीं जाएगा ना। तो बैंक जब नहीं जाएगा तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, तो जो पैसा कम होगा तो बिजनेस उसका महंगा हो जाएगा कि सस्ता हो जाएगा? महंगा हो जाएगा ना। तो रेपो रेट का भी क्रेडिट से इनवर्स रिलेशन होगा, सीधा मार्केट में सप्लाई भी तो कम हो जाएगा सर, मार्केट में पैसों में सप्लाई भी तो कम होगी। एक लेवल पर भी सोचते हैं ना, दोनों लेवल पर नहीं सोचते। दोनों लेवल पर आएंगे, पहले बेसिक समझ लेते हैं। उस पर भी तो चल सकता है। मान लीजिए 14% आपने रेपो रेट कर दिया आरबीआई, ठीक ना, तो ये बैंक जो है ये भी तो 15% पर देगी लोन। तो हम क्यों ले जाएंगे हम 15%? हम 15% लोन ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको जो बिजनेस करना है उसमें हमें 17% का ही करना है और हम 15% लोन नहीं दे देंगे, 2% पे हम क्या करेंगे? लोन लेके जाएंगे? नहीं जाएंगे। अब उसी तरह से क्या है, रिवर्स रेपो रेट भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और ये बड़ा कंफ्यूज करता है। बताइए कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? हम लोग बोला था ना कि इकोनॉमी की तरफ पड़ी, एक लेवल पर भी सोचिए बस, इधर उधर ज्यादा नहीं, थोड़ा वाला नहीं। सीआर क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट इसका मतलब क्या है? आज वीडियो आप देख कर रही है। क्रेडिट मतलब कर्ज होता है, 60। तो कर्ज सस्ता होना चाहिए। इसमें कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। अगर नहीं बढ़ेगा आप ट्रिपल आर कम है। अब देखिए जैसे बैंक है, बैंक के पास ऑप्शन है आरबीआई को कर्ज दे सकता है और बैंक के पास ऑप्शन है कस्टमर को कर्ज दे सकता है, दोनों को कर्ज दे सकता है। अब बैंक के पास पैसा क्या है, बहुत ज्यादा हो गया, क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या करेगा, जब सप्लाई बढ़ जाती है तो डिमांड कम, इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए इधर कोई
उस इंटरेस्ट रेट में बैंक को फायदा नहीं आ रहा तो क्या करेगा वो? रिवर्स रेपो रेट पे कहाँ दे देगा? आरबीआई को दे देगा, क्योंकि आरबीआई उससे ज्यादा क्या करता है? इंटरेस्ट रेट बैंक खुद को डिसाइड नहीं कर सकता, नहीं करता, लेकिन वो मैकेनिज्म होता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि क्या एग्जाम्पल है, ठीक से रहता ना सर, इतना से ज़्यादा नहीं देना है, उस पर गवर्नमेंट भारत सरकार का कंट्रोल होगा सर। अब उधर कहाँ जा रहे हैं आप? सीधा सीधा समझ। अच्छा एक बात पूछो, रेपो रेट समझ में है? अब दिमाग इधर उधर, जैसे घोड़ा देखे एक का गाड़ी होगा, उसके आँख के बगल में क्या लगा दिया है? कहाँ है? इधर उधर हो, बस जाना ही नहीं उधर। इधर देखिए, कस्टमर मांग रहा है 4% पे और आरबीआई मांग रहा है 5% पे। बैंक किसको पैसा दे देगा? आरबीआई को दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि एक तो ज्यादा रेट भी मिल रहा है और दूसरा क्या है? सेफ जगह है। बस इतना सा बात है। अगर रेपो रेट को हम बढ़ा देंगे, रेपो रेट को क्या करिए, सॉरी रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा? जो बैंक के पास कर्ज देने का पैसा, कर्ज नया नहीं देगा, और जब नया कर्ज नहीं देगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। और क्यों कर्ज नहीं देगा तो समझ लिया आप लोग, क्योंकि क्या है उसको रिवर्स रेपो रेट में बढ़िया पैसा मिल जाएगा। रिवर्स रेट कभी बढ़ेगा नहीं, क्या रेपो रेट से रिवर्स रेट कभी ज्यादा कभी ज्यादा नहीं होता, तो इससे भाग हो जाएंगे ना कि रेपो रेट में पैसा लेंगे और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई को कर्ज दे देंगे। वो भी पूर्वक वहां से थोड़ा लोग बैठे। अब यहाँ पे क्या होगा कि लिक्विडिटी जब मार्केट में नहीं बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट समझना है, एक लाइन लिख लो। तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, ये तो गवर्नमेंट को इतना ही तो रखना है बस, 2 ± 4%। 4 से ज्यादा, 6 से ज्यादा नहीं करने देना और 2 से कम नहीं रखने देना, इतना ही मेंटेन करके चलना है। लिख लेते हैं। हाँ रेपो रेट। देखिए जब मैंने पढ़ाई किया था उस समय पता है रेपो रेट कितना था? 7.25%। उस टाइम 3 से 15% के बीच में रहता था, अब 0 से 15% के बीच में रहता है। बता रहा हूँ कब का पढ़ा हुआ है, डेट नहीं डालना। लिखिए, वह ब्याज दर है, वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई द्वारा बैंकों को कर्ज प्रदान किया जाता है। और ये वाला बना लीजिए, रेपो रेट यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू रेट। पहले एक बनेगी रेपो रेट हो गया, आगे लिखे रिवर्स रेपो। यह वह ब्याज दर है, यह वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई द्वारा बैंकों से अल्पकालीन उधार लिया जाता है। और फिर वो रिवर्स नीचे वाला इक्वेशन बना देते हैं। एक लाइन और लिख दीजिए। क्या लिखने के लिए बोला था? रिवर्स रेपो रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट। क्या हुआ? अब देखिए
MSF हेडिंग डालनी, MSF इंग्लिश है इसका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या बोले? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या बोला सर? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसमें लिखिए मई 2011 में मौद्रिक नीति के नए उपकरण के रूप में मौद्रिक नीति के नए उपकरण के रूप में इसे शामिल किया गया। शामिल किया गया। यह वह ब्याज दर है, यह वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई द्वारा अति अल्पकालिक कर्ज प्रदान किया जाता है। अति अल्पकालिक कर्ज प्रदान किया जाता है। हो गया। और इसका भी वही क्वेश्चन है, MSF यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू, लेकिन इसका क्या जरूरत पड़ गया सर? बता दें। फर्स्ट रेकोर्ड वो इक्वेशन लिख लीजिए तो बता रहे हैं क्या जरूरत है। अरे भाई क्वेश्चन क्या था? MSF। देखिए हमने 1991 में क्या किया था, इकोनॉमी को ओपन कर दिया। और जब इकोनॉमी ओपन हो गया इसका मतलब कि हमारा सेकेंड सेक्टर क्या हो जाएगा, ग्रो करेगा। और ग्रो कब करेगा? जब इसको क्या मिलेगा, पूंजी। भाई किसी भी उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? पूंजी की। और पूंजी कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक। बैंक ना, आरबीआई थोड़ा जनता से जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि अनिल अंबानी चले गए SBI के पास और बोले कि हमको 4 लाख करोड़ चाहिए एकदम 2 दिन के भीतर, तो बैंक अरेंज कर पाएगा 4 लाख करोड़ 2 दिन के अंदर? नहीं कर पाएगा। अब वो कहाँ जाएगा? सीधे आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई बोलेगा कि हम आपको रेपो रेट पे नहीं देंगे, हम आपको किस पे देंगे? MSF पे देंगे। समझ गए? अब उसी पे अति अल्पकालिक समय के लिए उसको क्या कर दिया, वो 4 लाख करोड़ रुपया दे दिया। फिर बैंक क्या करेगा? अपना जुटा लेगा और फिर उसको क्या कर देगा, आरबीआई को लौटा। अब ये भी इसको कि अगर MSF को भी बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कर्ज महंगा हो जाएगा। तो अनिल अंबानी बोलेंगे थोड़ा दिन बात करते हैं, क्या इसको घटा दिया जाएगा तो कर्ज क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस सवाल का ये थोड़ा सा ये भी जो रेपो रेट की तरह है, रेपो रेट में, हाँ रेपो रेट की तरह है। अभी एक और आएगा टर्म रेपो रेट, वो भी लगभग इसी तरह का। इससे क्या होता है कि सबसे पहले इनिशियल में बैंक रेट प्रचलन होता है, लेकिन होता क्या है कि हम लोग भारतीय लोग कैसे होते हैं, जुगाड़ू होते हैं। अब वो जब फेल करने लगा तो किसको लाएगा? रेपो रेट पे लाएगा। फिर जब ये भी फेल करने लगा तो फिर आया MSF, फिर आया कौन? टर्म रेट।
तो ये हर बार क्या होता है, बदलाव होते रहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि इकोनॉमी क्या है, डायनेमिक सब्जेक्ट होता है। इसमें आप लिख कर सोचिए कि नोट्स बनाकर काम चलाना है, जब तक आप रेपो रेट जहाँ तक रहेंगे और जब एग्जाम देने जाएंगे हो सकता है कोई नया चीज उसमें ऐड हो जाए, लेकिन जो भी ऐड होगा वो किसके आधार पर होगा, पिछले वाले के ही आधार पर होगा ना। तो पिछला वाला आपने समझा हुआ है तो आगे वाले को समझ लेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए। मुद्रास्फीति के कारण वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, विनिमय दर बढ़ेगा। मुद्रास्फीति होगा तो घटेगा। ऑप्शन है सर। अब इतना मेहनत से लिखे हैं, बस ये थोड़ा ना करने के लिए कि ऑप्शन ए सही होगा। ये तीनों गलत क्यों है? सर इन्फ्लेशन बढ़ेगा मार्केट में तो पैसा का वैल्यू कम जाएगा तो वस्तु ऑटोमेटिक। हमने बोला है कि तीन क्यों नहीं। अच्छा ठीक, इसलिए नहीं होगा सर। देखो आप लोग बताएं, मने में सोचिए। मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है? अभी आप कौन समझे? बढ़ जाना यही वो मुद्रा हमको पसंद है यार। बढ़ जाएगा, तरलता बढ़ जाएगा, मुद्रा बढ़ जाएगा मार्केट। शुरू में क्या लिखा है? मुद्रा का मूल्य, वस्तु का मूल्य बढ़ेगा, घटेगा, विनिमय दर ठीक होगा, कोई सुधार, कोई मतलब नहीं। ये नंबर इसका सही आंसर होगा। लेकिन बात है ये तीनों क्यों नहीं होगा? हाँ, ये मैं सबसे पहले मार्केट में यदि तरलता बढ़ जा रहा है तो ऑटोमेटिक है कि वस्तु का दाम घट नहीं सकता है। बी नंबर में इसी में कुछ ही लिखा है विनिमय दर सही हो। नहीं, सही कैसे होगा? बताइए हम तो तरलता बढ़ जाएगा, बिना बैठे रहो। बैंक अपना सारा रेट अच्छा, विनिमय दर कैसे निर्धारित होता है? एक्सचेंज थोड़ा आप लोग इस पर ध्यान लगाइए तो अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक मिनट में आज डॉलर वगैरह समझा दे रहा हूँ कि डॉलर कैसे होता है, थोड़ा सा दिमाग में। अपना भाषा होता है हमारी बात चला देखना चला हम तो आपस में ले लेंगे विनिमय कमी क्या क्या कंक्लूजन निकाले आप बोलिए ना। हमने बोले ये तो सही है कि ये आंसर सही है। क्यों सही है? क्योंकि 10 आम एकदम इसको तो रट जाइए। जो एग्जाम्पल है, एक आम का कीमत कितना हो गया? मार्केट में कहीं से क्या आ गया? 100 रुपया मार्केट की वैल्यू। एक आम की कीमत 20। अब बढ़ गया है रेट, इसी को तो महंगाई या मुद्रास्फीति बोलते हैं। अब क्यों बढ़ा है? मार्केट में कहीं से पैसा आ रहा है। अब किसका मूल्य बढ़ा है? वस्तु का मूल्य बढ़ा है। ये तो सही है कि मुद्रास्फीति के कारण वस्तु का मूल्य क्या होगा? अब हम यहाँ देख रहे हैं कि घटा नहीं है। किसका मूल्य यहाँ पे घटा है? पैसा का घटा है, तो वस्तु का नहीं घटेगा। किसका घटेगा? मुद्रा का वैल्यू, मूल्य
घटेगा। दो चीजों का एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या हो गया है। एक तीसरा वर्ड चला है विनिमय दर। पहले समझ लेते हैं विनिमय दर क्या है। जैसे एक डॉलर है और हमारा क्या है, इन दोनों के मध्य जो व्यापार होगा, इन दोनों के मध्य जो व्यापार होगा उसका एक फिक्स होता है कि इस रेट पे होना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है घटता और बढ़ता रहता है। मान लीजिए हम 65 रुपया क्या करते हैं इसको, मान कर चलते हैं कितना हमारा एक्सचेंज वैल्यू चल रहा है। अब पूछे कि ये क्यों चल रहा है ऐसा, या क्यों हम फिक्स करते हैं, डॉलर के मुकाबले अपना पैसा क्यों नहीं रखते। जैसे 1 रुपया के बराबर 1 डॉलर। हम लोग ने आयात ज़्यादा, विदेशी लोग आयात ज़्यादा करें। चलिए हम हमारे साथ ऐसा कंडीशन, रूस और अमेरिका के बीच एक्सचेंज रेट क्यों है वहाँ पे, वो तो दोनों डेवलप कंट्री है। सर ये हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि डॉलर का वैल्यू क्यों इतना है, रुपया का वैल्यू क्यों इतना कम है। जैसे बॉन्ड का ही लीजिए, सबका नेशनल लेवल की मुद्रा है उसमें ज्यादा व्यापार होता है डॉलर में। ये व्यापार वो तो अलग हो गया। मैं पूछ रहा हूँ कि बीच में विनिमय दर की बात ही क्यों आ रही है। भाई 1 रुपया बराबर 1 डॉलर होना चाहिए। आखिर ऐसा गुस्ताखी क्यों हो रहा है रुपया के साथ। ये आप लोग थोड़ा दिमाग लगाए। किसी एक मुद्रा को दिन बढ़ाने के लिए देखिए जो मुद्रा होता है किससे जुड़ा होता है, उत्पादन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, उत्पादन से। थोड़ा सा आपको मैच्योर हो जाएंगे तो हम आपको समझाएंगे कि पीपीपी एक होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ आम कैसे रुपए की चीज है, नहीं मंगड़ा का 40 नहीं 50 रुपये। इसका तो आप रोज का दाम हमसे पूछेगा, हम बता देंगे रोज का। अब 50 रुपये कहाँ है भारत में, और यही आम वहाँ पर कितने में होगा, कितने डॉलर का होगा केजी। 2 डॉलर से कम क्या है, एक ही आम है। वहाँ पे भारत के रुपए में कितना पैसा में हो गया, 65 तो नहीं 30। और उसी आम का यहाँ पर कीमत कितना है, वस्तु एक ही है लेकिन मूल्य क्या है, अलग अलग। अब इससे फायदा किसको होगा, जो भारत रहता है, भारत सरकार यहाँ का परचेजिंग पावर ठीक है, ये लोग खरीद लेंगे। हमारे यहाँ का परचेजिंग पावर नहीं है कि हम इनके बरोबर में चले आए। ये क्या है, स्टेबल जीडीपी है। इनका जीडीपी जो है क्या है, स्टेबल है, और हमारा जीडीपी क्या है, फ्लोट करता है, कभी ऊपर जाएगा और कभी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इनकी मुद्रा सर्वमान्य मानी जाती है, और इसीलिए जब मुद्रा मान लीजिए सर्वमान्य हो गई, इसके हिसाब से हम लोग फ्री हैं अपना एक्सचेंज रेट फिक्स करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश रखते हैं कि जो आइडियल रेट है 65 रुपया, इसी के आसपास हमारा क्या रहे, एक्सचेंज रेट बना रहे। अब ये कैसे घटता बढ़ता है इसको समझिए। मान लीजिए कि रुपये की वैल्यू, रुपये का जो सप्लाई है मार्केट में बढ़ गया, रुपये का सप्लाई मार्केट में क्या हो गया, बढ़ गया, और डॉलर का सप्लाई मार्केट में कम हो गया, तो डॉलर का रेट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो एक्सचेंज रेट हो सकता है 75 पे चला जाए। और मान लीजिए कि डॉलर का रेट, डॉलर का सप्लाई ज्यादा हो गया और रुपए की सप्लाई कम हो गया, तो एक्सचेंज रेट कहाँ चला जाएगा, समझिए कैसे एक्सचेंज होता है। सरकार खुद तो भी तय कर सकता है। हाँ सरकार इसी में, जैसे आगे जब हम लोग अवमूल्यन और अधिमूल्यन वगैरह पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे कि अवमूल्यन क्या होता है। हमको पूरा मैकेनिज्म अब विदेशी व्यापार जब मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आरबीआई कुछ ऐसे काम क्यों नहीं करता है कि हमारे रुपया का जो है बैंक मुद्रा के बताते डॉलर के बराबर हो जाए। नुकसान हो जाएगा ना उनको, देश बर्बाद करवाएंगे। देखिए कैसे नुकसान हो जाएगा। अब भारत वाला आम बेचना है, इसको कहाँ बेचना प्रीफर करेगा, जहाँ डॉलर अमेरिका ले जाएगा, क्योंकि उसको कितना रेट मिल जाएगा, 130 मिल जाएगा ना।
और भारत को क्या फायदा है? फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा हमारे पास और हमारा क्या हो जाएगा? व्यापार बढ़ जाएगा। मतलब क्या है? रुपए का वैल्यू जब गिरता है तो व्यापार हमारा क्या हो जाता है? इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है? अवमूल्यन कर देती है कभी कभी, हमारा व्यापार क्या हो जाए? बढ़ जाए। निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? अवमूल्यन किया जाता है। अभी बोलिए सर, ये विदेशी मुद्रा भंडार जो भारत सरकार करती है, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल लगता है कि इस टर्म से जुड़ा हुआ हो। हाँ, सब कुछ है। लेकिन सवाल खूब पूछिए, ये इकोनॉमी जो है ना, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। अमेरिकी डॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टॉक करके रखते हैं। ये जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं लिस्ट में भी डाला है इंडिया को, हमारा मुद्रा ज़्यादा भंडार करके रखता है। है। ये क्या है? ये चर्चा का विषय रहता है कि भाई देश में ये चल रहा है, इस पर क्या क्या रीजन हो सकता है। आप थोड़ा सा होशियार हो गए तो प्रवचन दे रहे हैं आपके सामने, आप भी हो जाएंगे तो आप भी क्या करेंगे? दोस्तों में माहौल बनाएंगे। ये सब समझने वाले क्वेश्चन जितना करेंगे इतना क्या हो जाएगा? लिखा है। अभी आपका सवाल क्या है कि हम विदेशी मुद्रा लेते ही, ये क्यों जरूरत है? आपको एक रिश्तेदार फोन करे और आपसे 50,000 रुपया मांग रहा हो और आप देने के मूड में ना हो, कौन उठाएगा उसका? और कभी मोदी जी फोन कर दिया आपको और बोले 5 लाख हमको पैसा दे, किडनी पेश कर देंगे, क्यों दे दिया? आपकी क्रेडिबिलिटी और धोखा, स्टेबिलिटी, वही बात है। डॉलर क्या है? स्टेबल इकोनॉमी का मुद्रा है। मोदी है डॉलर, मोदी है डॉलर, समझे? स्टेबल है। इसका क्या है? इज्जत है एक मार्केट में। हमारा इज्जत कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम विकासशील हैं। हमारा कब शेयर मार्केट गिर जाए कोई भरोसा है? कब ऊपर चढ़ जाए कोई भरोसा है? अभी कोरोना आया, हमारा जीडीपी कहाँ चला गया? और नहीं तो फिर कहाँ चला जाता है? 7%, 8% पे चला जाता है। ठीक है। अब हमारा जो मुद्रा है वो किससे जुड़ा हुआ है? जीडीपी से जुड़ा हुआ है रुपया। अब जैसे जैसे ये ग्रो करेगा वैसे वैसे भी क्या करेगा? ग्रो करेगा। अब कैसे करता है देखिए, थोड़ा सा आ जाती है। पहले हो रहा था 5 बुलेट मोटरसाइकिल का उत्पादन। एक बुलेट का दाम कितना है? 180 कहाँ है? 2 एबव चला गया, मुझे लग रहा है 2 लाख ही मान लेते हैं। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 5, 10 लाख। तो ये इकोनॉमी कितनी की है? 10 लाख की है। और उत्पादन में देखेंगे तो कितने की है? 5 बुलेट की है। अगले सब कंपनी ने क्या कर दिया? 6 बुलेट बना दिए। आरबीआई को इस एक बुलेट के एवज में पैसा छापना पड़ेगा कि नहीं छापना पड़ेगा? सब मौन हो गया। जी छापना बोलेंगे तब हम समझ पाएंगे। भाई जब तक इसके वजन में हम लोगों ने जीडीपी में क्या पढ़ा है? मौद्रिक मूल्य क्या होता है? बढ़ाना जीडीपी होता है। इस एक बुलेट का मौद्रिक मूल्य हमें रखना पड़ेगा। यहाँ पे इकोनॉमी कितनी की हो गई? 12 लाख। अभी हमने क्या पढ़ा है कि जब हमारा एक्सचेंज रेट कम होगा तो व्यापार हमारा, और दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर रुपया का सप्लाई बढ़ गया है तो रुपये की वैल्यू क्या जाएगी? तो यहाँ रुपये का वैल्यू सप्लाई बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? वैल्यू पहले 10 था, कितने पे आ गया? तो 2 लाख ज्यादा प्रभाव हुआ नहीं होता है? तो सेम है वहाँ पे वस्तु उत्पादन हुआ, इसीलिए वो वहाँ पर रहा है। वस्तु उत्पादन हुआ है ना, मुद्रा बढ़ा है कि नहीं बताइए? 10 से 12 हुआ है कि नहीं? तो सप्लाई बढ़ गया कि नहीं मुद्रा का? ऐसे हम मान सकते हैं सर, 5 मान के चलिए 5 बुलेट के लिए हमको 10 लाख रुपया चाहिए। उसी तरह से 6 बुलेट के लिए हमको 12 लाख रुपया मार्केट 12 चाहिए ना भाई। मार्केट में 12 लाख रुपया आ गया कि नहीं आ गया? मार्केट का वैल्यू 10 लाख रुपया। तो सप्लाई बढ़ गया कि नहीं मुद्रा का? भाई प्रवाह बढ़ा ना मार्केट में। वैल्यू कैसे कम होगा सर? कहाँ हमने बोला वैल्यू कम होगा? वैल्यू कम नहीं होगा।
वैल्यू कम होने का मैंने जिक्र भी किया है। भाई रुपए की वैल्यू तब होती ना कम जब 5 बुलेट में 12 लाख हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या 6 बुलेट पे 12 लाख है। तो सप्लाई जब मुद्रा का बढ़ गया और डॉलर फिक्स है, मान लीजिए डॉलर 100 ही है और ये कितना हो गया 12 लाख, एक्सचेंज रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स माना गया है, डॉलर हो या पाउंड हो या स्टर्लिंग हो या SDR है, इस सबको फिक्स माना गया है और ये पूरे वर्ल्ड में मान्य है व्यापार करने के। क्यों? क्योंकि इनकी क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब देखिए डॉलर की स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों है? हम 5 बुलेट बनाएं, 6 बुलेट बनाएं या 6000 बुलेट बनाएं, सब बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि हम विकासशील अर्थव्यवस्था हैं। अभी हमारे यहाँ प्रोडक्शन जितना होगा उतना हमारे मार्केट में क्या हो जाएगा, खप जाएगा। आज से 5 साल पहले आप लोग देखते होंगे कि शादियों में स्प्लेंडर बाइक मिलता नहीं था, दहेज देने के लिए नहीं मिलता था। क्यों? प्रोडक्शन ही नहीं कर पाते थे, इतना खपत था उसका। लेकिन यहाँ पर क्या है, अमेरिका में वहाँ शौक से लोग शॉपिंग करने जाते हैं, सब कुछ भरा पड़ा है, फ्रिज भरा पड़ा है उनके पास, घर में वॉशिंग मशीन भरा पड़ा है, कितना खरीदेंगे? एक तो लेवल आएगा ना सेचुरेशन का, और जब वो उनका GDP सेचुरेट हो गया, उनका जो करेंसी है वो भी क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। अब उसके दाम में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होगा, और छेड़छाड़ नहीं होगा तो इसी को आधार मानकर सारे लोग अपना अपना मनी क्या करते हैं, सर एक तरफ और समझता हूँ कि जैसे आपने अभी बताया कि मुद्रा का मूल्य जितना गिरेगा तो निर्यात बढ़ जाएगा, हमारे देश के लिए भी अभी सर। तो ऐसा क्यों होता है कि डॉलर के रुपये का वैल्यू गिरता है, देश में हाहाकार मच जाते हैं, यह हो गया वो हो गया? एक दिन हमने जिक्र किया था, कुछ तो नेता लोग माहौल बनाते हैं, हाँ, और एक लेवल होता है कि उससे ज़्यादा नीचे गिर जाएगा तो क्रेडिबिलिटी का भी तो सवाल है। उसको भी हम लोग जब विदेशी व्यापार में आएंगे तो उसके सारे एस्पेक्ट हम लोग खोलेंगे। इससे ज़्यादा नीचे जाएगा तो क्या होगा, इससे ऊपर रहेगा तो क्या होगा, समझे? तो अभी ओवरव्यू में इसका दे रहा हूँ। ये आपको मार्क है या फिर नहीं, ठीक है, 75 तक ठीक है। इवन अगर 95 तक की मैं बोलता हूँ, इतना तक काम ठीक चलता है, इसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ है। अभी तो देश हमारा चल रहा है ना, आप लोग देखें ना कि हर तरह से जब पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जब इधर उधर छेड़छाड़ होने लगे तो मान लीजिए कि देश की इकोनॉमी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अभी देखिए क्या हो रहा है, मिनिस्टर चेंज किए गए हैं सब, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? 2 रीजन है। क्या क्या बोले थे ना, न्यूज को वॉच करते रहिए आप लोग। पहला तो ये है कि मोदी जी जान छुड़ाना चाहते हैं, जो कोरोना में डेथ हुआ है उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, जो काम नहीं किया हमने क्या किया उसको बदल दिया। और दूसरा, इसका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है, तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट से हमें कोई मतलब नहीं और इससे भी कोई मतलब नहीं। लेकिन जो उसमें इकोनॉमिक के जो इफेक्ट पड़ेगा उससे हमें क्या, उससे मतलब है। अब मान लीजिए कि एक अच्छा मिनिस्टर बन गया जो कि इकोनॉमी को हैंडल करने वाला, तो जब अच्छा हो गया तो विदेशी इन्वेस्टर का ध्यान आएगा कि नहीं हमारे पास, तो वो क्या करेंगे, तुरंत FDI करेंगे, इधर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। और जब FDI आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा इकोनॉमी बूम करेगा। बहुत सारा उसमें रीजन होता है। जैसे हमने आप लोगों को बोला था कि बिहार के न्यूज़ को क्या करिए, एकदम काट चिस्टा लगाए रखे उस पर। अब क्या, दिल्ली हाई कोर्ट से चिराग पासवान को क्या मिला है, झटका मिल गया है। ये पार्टी किसकी है, पशुपतिनाथ पारस की है। तो आप लोग कोशिश किए देखने का कि किस आधार पर बोला है, अनुसूचित 10 में क्या लिखा हुआ है, किसी न किसी कानून के आधार पर बोला होगा। अब यही चीज क्या कर देता है, उठाकर अब उसमें है आंकड़ा मुझे नहीं याद आ रहा है, शायद 1/3 सदस्य अगर आप टूट कर जाते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। वहां तो जितने जीते हुए लोग थे उसमें से 5 गायब हो गए, एक चिरागी तो बचे हैं ओरिजिनल लोजपा में,
जब 5 रहेगा तो जाहिर सी बात है पार्टी किसकी हो जाएगी? अब चिराग की तो रहेगी नहीं, अब पार्टी किसकी हो जाएगी? पशुपतिनाथ पारस की हो जाएगी, क्योंकि पूरा पार्टी ही तो मान लीजिए एक तरह से टूट गया। टूट गया लेकिन तो लोग बीजेपी में जाकर निकल गए पारस में। तो वो क्या किया है ये थोड़ा कोई देखता है। उसका तो भवन निर्माण के आग उपभोक्ता हो रहा है। हम तो उस दिन मोबाइल अपना पूरा टावर में रखे हुए थे कि शायद मोदी जी फोन कर दे एक बार मुझे। अरे कुछ भी नहीं तो अपने तो कमा कर हम राजा हो जाते, देश का चैन जो हो जाए। आगे लिखते हैं इसमें सर इस टॉपिक में जब पढ़ाते हैं तो ज़्यादा कम क्या होता है। अच्छा सर जैसे बात पे चली गई, कतर देश जो है उसकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले में ज़्यादा जाती है, ऐसा क्यों? तो ज़्यादा खर्च है नहीं कतर। अच्छा आप पहले जवाब देते पहले आनंद सर जैसे हम लोग हमारा मनी मुद्रा का वैल्यू मार्केट में विदेशी मार्केट में कैसे बढ़ता है, क्या होता है कि जब हमारा आयात से ज़्यादा अगर निर्यात करना स्टार्ट कर दे तो विदेशी फॉरेन ज़्यादा होने लगता है, इसलिए मुद्रा का वैल्यू बढ़ता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर, ये हम बोले हैं नहीं सर ये बुक बोल रहा है। हम और दूसरा पॉइंट सर कि अगर हमारा मुद्रा का दूसरे तरीके से वैल्यू कम होता है, जब हमारे पास प्रोडक्शन कम हो जाता है और हम लोग मनी ज़्यादा मतलब छापते हैं तो दूसरा तरीका से मार्केट का वैल्यू मतलब अपने इंडिया का वैल्यू कम हो जाता है पैसा का। अब आप बोल रहे हैं सर कुछ और है, हमारा कुछ बाउंसर कर जा रहा है, वो सब चीज़ कैसे कर रहे हैं? सुबह उठो और ध्यान करो, हमारा वाला नहीं, ध्यान करते हुए लुढ़क जाओ सो जाओ। इन्होंने जितना बात बताया उससे क्या बियॉन्ड मेरा बात है। हमने क्या कहा कि जब सप्लाई बढ़ जाएगी रुपया की, डॉलर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा और रुपया क्या हो जाएगा? जो लास्ट पॉइंट आपने बोला था तो यही तो हमने भी बोला है। एक और दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बोला आपने? पहला पॉइंट बोले जब सर कि आयात मतलब ज़्यादा हो जाता है और निर्यात कम होता है तब अपना मार्केट का वैल्यू विदेशी मुद्रा के अनुपात में गिर जाता है। ऐसा पड़ेगा ये राशि की आयात में ज़्यादा परचेजिंग पावर मेरा ज़्यादा होगा तो मेरा मुद्रा का वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। मेरा परचेजिंग पावर कम होगा, निर्यात बढ़ेगा तो उसमें तो यही तो हमने बताया है कि निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? अवमूल्यन किया जाता है, अपने रुपया को वैल्यू कम किया जाता है। इससे ज़्यादा कुछ बोले हैं क्या? सर निर्यात करने के लिए हमारी परचेजिंग पावर उसी में है सर। हाँ निर्यात करने के लिए सर पैसा का मतलब वैल्यू को कम किया जाता है। अभी तो समझाए हैं ना आम वाला। कहाँ थे उस समय? क्या बता रहा था एक बार? शोध सर जो आम वाला बताने की जानता और उसमें सर ले जाने में इस निर्यात करने में खर्चा भी तो बड़ा होगा ना सर। फिर हमने क्या कहा है? इकोनॉमी को इकोनॉमी की तरफ, बीच में सिक्के पलट गया तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? भाई हम एक कंडीशन लेकर चलेंगे ना। और कोई सवाल? आनंद से जितना एफर्ट तुम लगा रहे हो उतना लगाने की जरूरत नहीं, एक बार भरोसा कर सकते हो हमारे। आगे बढ़ो। अब हेडिंग डाल लीजिए ओपन मार्केट ऑपरेशन। पोएम हेडिंग डाल लीजिए ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की क्रियाएं।
ओपन मार्केट के बाद कौन सी बोले? ऑपरेशन। अभी मैं जितना आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर भरोसा ना हो तो यूपीएससी का पेपर लीजिए आप, और 30 क्वेश्चन आता है इकोनॉमी का, जिसमें से मनी एंड बैंकिंग से और नेशनल इनकम से लेकर आपको 10 क्वेश्चन रहेगा, और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा 10 में से जो कि मेरे क्लास से बाहर का। डेटा बदल सकता है भाई, उस समय 7% चल रहा हो तो इस समय 4% चल रहा हो, लेकिन एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं हो। यूपीएससी का तो छोड़ दीजिए, इसका तो कोई औकात ही नहीं, यूपीएससी का नहीं बाहर। हिंदी क्या बोले? खुले बाजार। खुले बाजार की क्रियाएं। सर यूपीएससी में वो सीएपीएफ का एग्जाम देता है सर, तो उसका गाइड कर दिया सर, ऐसा ही पूछता है सर। और तो यही सीरियस है, उसमें कि इंग्लिश बढ़ जाता है और क्या। सिलेबस में से एमआई भी पूछता है सर, मैथ का जानकारी नहीं। उसमें थोड़ा सा देख लीजिए सर, ये बता दें यूपीएससी की तरह है ना बीटेक मैथ का हाँ सीसेट वाले पेपर मैथ नहीं। अरे वो सीपीएफ का पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर सिलेबस उसका। स्टूडेंट कौन है? सीएपीएफ। हाँ अच्छा, आपका वो क्या बात है, आपका कुछ दरोगा का सिलेबस का हाँ क्या वही हम बोले कि जैसे बताया ना यूपीएससी में इकोनॉमिक्स से 30% आता है। बीपीएससी में जो रेशियो है वही रेशियो है दरोगा का, सेम एकदम। बीपीएससी और दरोगा में कोई अंतर नहीं। एक बस वो मेंस में हिंदी पूछ देता है और इसमें वो टिपिकल वाला हिंदी नहीं। सर दरोगा में भी लिखना पड़ता है? नहीं तो डिग्री होता है ना, बस कोई अंतर ही नहीं। इवन मैं मानता हूँ कि दरोगा 10 गुना हार्ड है बीपीएससी। बीपीएससी सबसे अच्छा लेवल रहता है, दरोगा का क्या लेवल उसका थोड़ा सा अप है। लेकिन आपका मतलब ये नहीं कि वो कहीं उधर से गहराई में थोड़ा सा जाकर और कोई उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं। देखिए इसमें इसके तहत आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता एवं खरीदता है। सरकारी प्रतिभूतियों में ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, बचत पत्र, राज्य विकास पत्र इत्यादि आते हैं। राज्य विकास पत्र सर, राज्य विकास पत्र इत्यादि आते हैं। बताइए इसका कैसा रिलेशन होगा? प्रतिभूति का मतलब समझते हैं आप? उसका वैल्यू होता है सर। आप लोग खरीदते हैं नहीं बॉन्ड वगैरह? इनकम टैक्स पे करते हैं सर। टिकट जो आता है वो टिकट जो आता है उसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं। इनकम टैक्स पे करते हैं नहीं आप? करते थे लेकिन सर इसको खर्चा कर दिया है, बच 5 लाख हो गया। हाँ मतलब अब भले बचा होगा लेकिन फाइल तो करना होगा ना। तो आप लोग जब सीए के पास जाते होंगे तो आपसे कुछ पूछता होगा, LIC में जमा किए हैं तो उसका कट जाएगा, आपको उसका पे नहीं करना होगा। फिर वो बचत कर सकते हैं ना, वो बहुत सारा रूल है कि कहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे तो नहीं करना होगा। उसके बाद वो पूछेगा कभी, या पूछा होगा या पूछेगा कभी, या आप पूछ लीजिएगा कि ट्रेजरी बिल और बॉन्ड दो टर्म से पूछेगा, वो बताएंगे आपको, फिर मैं भी यहाँ बताऊँगा। उसमें भी आप इन्वेस्ट करेंगे, उसमें भी क्या मिलता है, आयकर से आपको
छूट मिलता है, ये तो समझ गया। अब इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है इसको समझाते हैं। आप लोग करते हैं कि नहीं इनकम टैक्स सर, का? ये बॉन्ड जो बोले हैं सब समझा। इनकम इनकम टैक्स फाइल करते हैं कि नहीं आप लोग? सर टैक्स पे करे ना करे इनकम टैक्स का अच्छा, पैन कार्ड वगैरह है आप लोगों का? तो कभी फाइल में नहीं किया हुआ टैक्स? अब तो नया नया बना ही है। यार कम से कम 5 लाख का तो कर दो। अगर 5 लाख का आप रिटर्न फाइल करते हो और आपको कर्ज की जरूरत पड़ती है तो आप बैंक से लड़ सकते हैं। भाई हमारा 5 लाख का टर्नओवर है साल में, आप मुझे 1 लाख का कर्ज नहीं दे सकते हैं। फाइल ना बनाइए। सिंपल है वो तो, जाकर इनकम टैक्स के वेबसाइट पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लीजिए और वहाँ अपना फाइल कर लीजिए। माने कोई भी आदमी कितना में क्या फाइल कर सकता है। हम लोग सब करते थे, जहाँ टैक्स करता था तो टैक्स को रिवर्स लेने के लिए फाइल करते। वो तो टीडीएस जो कटेगा उसमें तो आपको मजबूरी है, लेकिन इनकम टैक्स फाइल सबको करना चाहिए। आप टैक्स दें या न दें, लेकिन फाइल आपको करना चाहिए। उसी का बेनिफिट है, एक तो आप जैसे कर्ज आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को आपका डाटा पता रहता है, समझे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमको कर्ज मिल जाएगा जब से हम बढ़ा के फाइल कर देते हैं। बढ़ा कर फाइल करेंगे तो टैक्स देंगे। तो कम ब्याज में मिल जाता तो नहीं सर। रहेगा उतना आ जाए तो टैक्स कहाँ से देंगे? हाँ भाई रहेगा नहीं तो आप सब छुपाते आप बढ़ा कर देंगे। हम लोग सर ऐसे संपत्ति बढ़ा में भी छुपाई देते हैं। अब आ जाते हैं ट्रेजरी बिल और बॉन्ड पे। जैसे सरकार का आमदनी हुआ 100 रुपया और बीच में आ गया कोरोना, सबको मास्क देना है, सुई लगवाना है और क्या करना है, खाना खिलाना है। अब सरकार का खर्चा बढ़कर हो गया 120। गवर्नमेंट को क्या लगा, घाटा लगा। कितने का? पैसा कहाँ से लेकर आएगी गवर्नमेंट? या तो आरबीआई से मांग ले, और मान लिया आरबीआई के पास 5 रुपया ही है, फिर भी 15 कम हो रहा है, अब कहाँ जाएगी? अब जनता से चंदा तो से लेगी। अब मोदी जी हमसे मांग दे कि 5 रुपया दे दीजिए, हम देने वाले हैं उनको? क्या गारंटी है कि आप लौटाएंगे? कुछ दीजिए। तो मोदी जी वही जो देते हैं उसका नाम है, किसी का नाम है ट्रेजरी बिल, किसी का नाम है बॉन्ड, किसी का नाम है बचत पत्र और किसी का नाम है एसटीसी। क्लियर हुआ? ये सब जो है बॉन्ड वगैरह जो बोले आप, ट्रेजरी बिल और केवल गवर्नमेंट गवर्नमेंट जारी पहले करता है। बातें कार्य नहीं होगा उसमें स्ट्रक्चर हमको बन होगा तो लेंगे, नहीं बन होगा बिल्कुल है, स्वैच्छिक है, लेकिन एक होता है ना कि आरबीआई क्या है, रेगुलेटर है ना, उसका काम है कि जबरदस्ती लिवा लें। अब याद करिए ऐसे ला रखो, क्या पढ़े थे हम लोग? यही सब बॉन्ड प्रतिभूति के रूप में यही सब तो रखना होता है, तो जबरदस्ती गवर्नमेंट दिलवा देगी। लोन लेने जाते हैं तो 2200-2500 का टिकट खरीदवाता है बैंक, क्या क्या लगवाता है, क्या उसी का हिस्सा क्या है? नहीं, वो तो स्टाम्प ड्यूटी हो गया। जैसे ये आता है पोस्ट ऑफिस से आपको मिलता है, अभी तो बहुत कम इसका चलन हो गया है। पहले बहुत, जैसे आप लोग अभी कभी पापा से या ग्रैंडफादर से पूछे, किसान बचत पत्र क्या है? हाँ तो वही बचत पत्र, इंदिरा विकास पत्र हो गया, किसान बचत पत्र हो गया, तो वो पहले ये सब चलता था, अब कम हो गया है, लेकिन है अभी सिलेबस में, तो इसको क्या करना होता है, पढ़ना। उसको इंटरेस्ट मिलता था। अभी समझा रहे हैं कैसे कैसे। ऐसा खेत वगैरह जब कहीं से खरीदा जाता तो उसके जो हवाला वो स्टैम्प ड्यूटी हो गया, वो टैक्स बॉन्ड नहीं कर नहीं सकते नहीं हैं। नहीं नहीं। अभी हम समझते हैं कैसे क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये 2-3 तरीके से आता है। एक होता है आप 90 रुपये दीजिए और 100 रुपये लेकर जाइए 1 साल में। आप क्या करिए, 90 रुपये हमको दीजिए, मोदी जी एक पेपर दे देंगे और क्या कहेंगे, 1 साल बाद आइएगा पेपर लेकर, हम आपको 100 रुपया दे देंगे। एक होता है कि आप 100 रुपया अभी दे दीजिए, उस समय जो इंटरेस्ट रेट रहेगा उतना हम जोड़कर आपको 1 साल बाद लौटा देंगे। एक होता है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट बॉन्ड, उसमें होता है कि मान लीजिए कि 100 रुपये ले लिए
और इंटरेस्ट रेट कितना है 5%, और इन्फ्लेशन है 2%, तो 5 तो 7% आपको मिलेगा। 2% क्या है, हमारी वैल्यू कम हुई पैसे की, तो वो भी क्या करती है गवर्नमेंट आपको दे देती है। अब देखिए इसमें क्या है कि जब OMO होगा, ये जितना ज़्यादा होगा क्रेडिट उतना कम होगा, तो ये पैसा कहाँ से जाएगा ट्रेजरी बिल में, मार्केट से ही तो जाएगा, तो लिक्विडिटी क्या होगा मार्केट से कम, और कम होगा तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा। और इसको एक टर्म है इसका, इसको बोलते हैं हम लोग आउट सोर्सिंग, इसको इनसोर्सिंग बोलते हैं, इनसोर्सिंग बोलते हैं। ये समझ में नहीं आया प्रदीप, जी आया समझ में? हाँ सर, कहाँ नहीं समझा, फिर से मैं सुना। जिससे हम जो है ना, आप ट्रेजरी बिल बोले, बॉन्ड बोले, ठीक ना, ये सब को व्यावहारिक लाइफ में नहीं देखे, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत। देखिए इसको, इसका नाम है सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, समझ गए। ये सिक्योरिटी दे देता है कि अब देखिए गवर्नमेंट को क्या है, 20 रुपये घाटे को कम करना है। अब कम करने के लिए 5 रुपये कहाँ से ले लिया, RBI से ले लिया, लेकिन फिर भी 15 रुपये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब ये पैसा कर्ज लेना चाहती है, बाहर से नहीं अंदर से है, और अंदर से कर्ज लेने को क्या बोलते हैं, इनसोर्सिंग बोलते हैं। अब कर्ज लेना चाहती है तो अब जनता के पास जाएगी, तो कोई भी ऐसे तो पैसा देगा नहीं, उस पैसे पर उसको कुछ मिलना चाहिए लाभ। अब लाभ के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, 2-3 तरीके हैं, या तो 90 का देगा 100 में बेच दो उसको, 10 रुपये का फायदा हो जाएगा, या तो इसमें क्या दे, इंटरेस्ट दे दो। अरे कागज का होता है, गूगल कर लीजिएगा, वो दिख जाएगा कि कैसा होता है। सर एक क्वेश्चन तो इसको यूं हम समझ सकते हैं सिंपल शब्दों में कि पैसा लेने के लिए गारंटी पेपर, बस गारंटी पेपर ही होता है। हाँ सर, एक क्वेश्चन है, जैसे हम बोलते हैं कि विश्व बैंक से भारत इतना कर्जा लिया है, ये IMF से भी लिया है, तो उसको जो है बॉन्ड के रूप में यही सब चीज देता है क्या विश्व बैंक में? तो वहाँ पे बॉन्ड आती है, आप सिक्योरिटी में क्या दीजिएगा? अब वहाँ जो उसमें जैसे कहीं कहीं पे तो कुछ रखना ही पड़ता है भाई, गवर्नमेंट का भी तो क्रेडिबिलिटी है। उसमें हम लोग समझेंगे कि वर्ल्ड बैंक किस आधार पे कर देता है, WTO कैसे कर देता है, ये सब तो बात की चीज़ है। पहले ये वाला बताइए, ये समझ में आएगा नहीं। जी सर, जब घरेलू बाजार से कर्ज लेना हो तो क्या होगा, ये होगा, और इससे RBI को क्या फायदा हो जाएगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में क्या रहेगा, सहायक रहेगा, और SLR के रूप में इसको हम क्या कर सकते हैं। तो कोई खरीदे या ना खरीदे, बैंक तो खरीदेगा ही, और बैंक खरीदेगा तो क्या होगा, बैंक के पास लिक्विडिटी कम होगी, और लिक्विडिटी कम होगी तो कर्ज क्या हो जाएगा, महंगा, कर्ज महंगा हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, ऊपर, और ऊपर जाएगा तो कर्ज नया लोग लेंगे नहीं, तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा। इसको भी लिख लीजिए, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रेडिट। बॉन्ड कोई भी जारी कर सकता है। इक्वालिटी है कि ग्रेटर देन नहीं, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड देखिए कोई भी जारी कर सकते हैं, जैसे LIC है, LIC को पैसे की जरूरत है, वो अपना बॉन्ड जारी कर दे। आम तो मुझे नहीं ऐसा होता नहीं है, लेकिन व्यवहारिक में कहीं होता होगा तो इससे वेंचर कैपिटल लिंक हो गया। प्राइवेट फर्म के पास ये फैसिलिटी तो है नहीं कि अपना होता है, कुछ फाउंडेशन के साथ होता है। जैसे VC का नाम सुने आप लोग, मार्केट में VC खेला जाता है, नाम सुने शाम में देखे होंगे, एक लड़का आता है, पैसा कलेक्ट करता है, डायरी पे लिखता है, चला जाता है, हाँ देखे होंगे, शहर में ज़्यादा होता है। अब उसका सरकारी नाम है वेंचर कैपिटल, ये बैंक का टर्म है। नंबर तीसरा रही इसका VC का वेंचर कैपिटल। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, VC बोलते हैं, VC खेलते हैं। अब उसका मैकेनिज्म काम कैसे करते हैं देखिए, 100 हमारा 100 उनका 10-10 कर देते हैं, इस तरह से 10 लोगों का एक दिन में कितना पैसा कलेक्ट हुआ,
100 रुपया हो गया ना। अब इस 100 रुपया किसी को जरूरत है, एक जरूरतमंद को क्या कर दिया गया, दे दिया गया। अब वहां पे बोली लगेगी तो भाई कितना इंटरेस्ट दो। मान लीजिए 100 रुपया को लेने के लिए 3 लोग हैं, तीनों में बोली लगा कि हम इस 100 रुपया का एक बोला कि 1% देंगे, एक बोला 2% देंगे और एक बोला 3% देंगे। समझ गए? अब ये 3% पे इनको क्या मिल गया, कर्ज मिल गया, और जो 3% को प्रॉफिट हो रहा है ये सब में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक तो क्या हो गया, आसानी से इनको मिल गया, और दूसरा क्रेडिट तो ये बैंक का टर्म है, लेकिन इसको क्या हो गया, लोकल मार्केट में भी ये चलने लगा, इसको वेंचर कैपिटल बोलते हैं। सर सेम कंसेप्ट सर जीविका में भी होता है कि ये बोली नहीं लगता होगा। हाँ, जीविका में भी ऐसा ही मैकेनिज्म है कि भाई वो म्यूचुअल फंड की तरह लगभग काम करता है कि बहुत सारा लोग इकट्ठा किए, जिसको जरूरत है वो क्या किया, एक रेट पे ले लिया। अब एक लाइन और लिख दीजिए, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल, हाँ इसमें भी थोड़ा सा आगे लिखना है। ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए। राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए ट्रेजरी बिल छूट के साथ प्राप्त होता है। ट्रेजरी बिल छूट के साथ प्राप्त होता है और पूरे मूल्य पर वापस होता है। छूट के साथ प्राप्त होता है और पूरे मूल्य पर वापस होता है। देखिए एक लाइन और, ट्रेजरी बिल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला 91 दिनों के लिए, दूसरा 182 दिनों के लिए, 91, 182 और तीसरा 364। हो गया? इससे क्या है, कम मूल्य पे मिला, 90 रुपये में मिला छूट के साथ, और जब हम इसको लौटाने जाएंगे तो कितना में मिलेगा, 100। या तो 91 दिनों के लिए खरीद सकते हैं, या तो इसको 182, या तो इसको 364। 3 प्रकार ये गवर्नमेंट डिसाइड। 182 में अगर मिलेगा तो ज़्यादा मिलेगा तो कितना है? ये गवर्नमेंट जैसा रूल बनाते हैं और बोल दें कि 364 दिन पे हम आपको 10 रुपये दें, जाहिर सी बात है कि 182 पे क्या करेगा, कम पैसा देगा। तो ये तो अनंत बात होने की वो जैसा गवर्नमेंट, अरे हर बार का बजट में डिसाइड होता है, ये बजट में ही लिख दिया जाता है कि कैसे क्या चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता रहता है कि कहाँ से कितना होता है। राजकोषीय घाटा को कैसे पूरा करते हैं? अब राजकोषीय घाटा पहले पढ़ लेंगे हम उसका, समय फिर लिंक करूँगा। जैसे SLR को लिंक किया है, राजकोषीय घाटा के समय इसको क्या करना है, आगे लिख लीजिए हेडिंग बॉन्ड। इससे क्या होता है कि कुछ कुछ जो डाउट होता है ना, उसको दिमाग के कोने में रख दीजिए, जब वो टॉपिक आएगा फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको लिंक। बॉन्ड एक प्रकार का ऋण पत्र है
एक प्रकार का ऋण पत्र है जो सरकार या सरकारी उपक्रमों द्वारा जारी किया जाता है। हो गया? अब यहाँ से ये टॉपिक आपका मनी एंड बैंकिंग नहीं खत्म हुआ, मौद्रिक नीति वाला टॉपिक गुणात्मक उपाय नहीं लिखा, ये वाला खत्म। काम क्या करना है आप लोग? उठाना है, सवाल बनाना है। ठीक है, एक चीज फिर मैं बोल रहा हूँ, इकोनॉमी देखिए बड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है। क्या है ये? हर जगह ये एक दूसरे से जुड़ा रहता है। आप इसमें जितना कंफ्यूज आप होंगे नहीं, अपने आप को करेंगे उतना ही क्या होगा, ये उलझता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए भाई यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हुए, पैसा कम ज़्यादा हुआ, हमें पैसा तो सोचना ही नहीं। जाहिर सी बात, इतना कुछ समाज है ना हम लोग कि भाई ज़्यादा दिनों के लिए किसी को पैसा देंगे, ज़्यादा पैसा उनसे इंटरेस्ट लेंगे, कम दिनों के लिए देंगे कम लेंगे। तो कहीं कहीं इसमें क्या है, इसमें कंफ्यूज झूठ मत समझ और शोध तो बिल्कुल मत करिए। जितना मैंने क्लास में पढ़ा दिया है इससे बाहर मैंने बोल देना कि यूपीएससी में जो 10 क्वेश्चन आएगा वो 10 का 10 इससे बाहर नहीं होगा, डेटा बस बदल सकता है। सवाल जवाब हाँ सवाल हाँ सवाल जवाब जितना पढ़ा सवाल पूछेंगे, कल पूछेंगे। पढ़ दे का दिक्कत है, 2 दिन घूमे ही कोई दिक्कत है सर? उस दिन बड़ा गिल्टी फील हुआ मैं जिस दिन सो गया, पूरा दिन मेरा मूड ऑफ था। भाई हमारे वजह से लोग लौट कर चले गए, सागर बंद कर दो। आप मैसेज कर देते